हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक का अपन डिस्कशन करें सबसे पहले तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी इसका डिस्कशन अपन करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कहां से आ रही है, किस रूप में कैसे संचित हो रही है, उसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की टॉपिक की शुरुआत करें अपन स्टूडेंट। तो टॉपिक है अपना क्या, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, इसका आकलन करने के लिए अंतिम क्लास में स्टूडेंट अपन ने पढ़ा था आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले बल का मान अपन ने ज्ञात किया था। कहने का मतलब यदि अपन कोई किसी भी आवेशित चालक की बात करें तो उस आवेशित चालक की सतह पर सदैव बाहर की ओर एक लंबवत बल आरोपित होता है, उस बल को अपन विद्युत बल कह सकते हैं। उस विद्युत बल के कारण यदि अपन किसी चालक को और आवेशित करते हैं, कहने का मतलब यदि अपन चालक के आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं या फिर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करते हैं, दोनों में से कोई सी बात हो सकती है। या तो अपन आवेशित चालक के आवेश की मात्रा को बढ़ाएं, ठीक है, या फिर उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करते हैं। तो इन दोनों अवस्थाओं में इसे विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब भी अपन आवेशित चालक को और आवेश देते हैं तो उस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। विद्युत बल कौन सा, उस आवेशित चालक की सतह पर लंबवत लगने वाला बाहर की ओर लगने वाले विद्युत बल की बात कर रहे हैं जो अपन अंतिम क्लास में ज्ञात किया था स्टूडेंट। सही है। तो यहाँ पर यदि अपन आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इस विद्युत बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है, क्योंकि कार्य भी ऊर्जा का ही रूप है, आप जानते हो। तो यहाँ पर इस विद्युत बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो कार्य इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो भी विद्युत क्षेत्र उस चालक के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है उस विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी ऊर्जा का आकलन अपने को करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पर मान लो अपने पास एक गोलीय कोश है, r त्रिज्या का अपने पास एक गोलीय कोश है। देखो इधर ये अपने पास एक r त्रिज्या का स्मॉल r त्रिज्या है। r त्रिज्या का एक गोलीय कोश अपने को दिया हुआ है। इस गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश जो घनत्व है वो सिग्मा है। इसका अपन ने पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया, सिग्मा। क्योंकि यहाँ पर ये गोलीय कोश आवेशित गोलीय कोश जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस चालक के पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि आवेशित है तो इस आवेशित चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत बल उत्पन्न होगा और उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में विद्युत दाब उत्पन्न होगा। सही है। तो यहाँ पर गोले के लंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब ज्ञात किया था अपन ने अंतिम क्लास में, इसे चैप्टर के अंतिम क्लास में पढ़ा था, जिसका आकलन अपन ने किया था P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। उस विद्युत दाब का मान अपन ने ज्ञात किया था। यदि विद्युत दाब इतना है तो उस अवस्था में गोले के पृष्ठ पर लगने वाला बल, अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत बल, उस विद्युत बल की अपन बात करें तो दाब की परिभाषा के अनुसार ही बल F बराबर अपन P A लिख सकते हैं, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दाब कितना है स्टूडेंट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। और यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि आवेश इस गोले कोश के पृष्ठ पर स्थित है तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 4 पाई r
स्क्वायर मिल गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने को बल का मान मिल रहा है ये, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, सही है। अब मान लो यहाँ पर इस गोले को अपन संकुचित कर रहे हैं, कहने का मतलब इसका संपीड़न कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि अपन इस गोले को dr दूरी से संपीड़ित कर दें, बाहर वाला गोला इसकी प्रारंभिक स्थिति थी। अब देखो यहाँ पर इस गोले को अपन ने कितनी दूरी से, dr दूरी से संपीड़ित कर दिया। तो उस अवस्था में अब यहाँ पर ये त्रिज्या कितनी हो गई, r माइनस dr हो गई। इस गोले को अपन ने इतना संपीड़ित कर दिया, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कर दी, सही है। क्योंकि यहाँ पर पहले इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 था, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था वो बाहरी था। अपन ने इसको संपीड़ित किया, संपीड़ित करके इसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में अपन ने वृद्धि कर दी, सही है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इस गोले को अपन dr दूरी से संपीड़ित कर रहे हैं, dr दूरी से संपीड़ित कर रहे हैं, तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोले को dr दूरी से संपीड़ित करने पर किया गया कार्य, dr दूरी से संपीड़ित करे तो किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर F का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। उस अवस्था में dr दूरी से विस्थापित करने पर या संपीड़ित करने पर किया गया कार्य है वो अपने को ये मिल रहा है स्टूडेंट, सही है। अब यहाँ पर बात करें अपन विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कितनी हुई वो देखें। विद्युत क्षेत्र के आयतन में होने वाली वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के आयतन में होने वाली जो वृद्धि है, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई या चौड़ाई के रूप में विद्युत क्षेत्र के आयतन में होने वाली जो वृद्धि। यहाँ पर पहले गोला बाहर की तरफ, जो गोले को अपन लिया है वो बाहर की तरफ था, अब इसको अपन ने संपीड़ित कर दिया, तो यहाँ पर बाहर का ये जो स्पेस है, ये स्पेस बाहर की तरफ रह गया। पहले इस स्पेस में E का मान 0 था, अब यहाँ पर इस स्पेस में E का मान 0 नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होगी स्टूडेंट। और वो वृद्धि कितनी है, dV बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr के रूप में, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पर इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए dw बराबर अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, dw बराबर अपन लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू d। तो इस अल्प दूरी के विस्थापन में किया गया कार्य ये है, तो उस अवस्था में अतः संपूर्ण पृष्ठ के संपीड़न में किया गया कार्य बराबर विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा। कहने का मतलब यहाँ पर U बराबर W, किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो यहाँ पर U बराबर W समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV लिखा जा सकता है, या फिर सिग्मा का मान यहाँ पर पुट कर दें तो इसे लिख सकते हैं अपन 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV के रूप में, समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के यदि अपन किसी गोले को संपीड़ित करते हैं तो संपीड़ित करने पर विद्युत क्षेत्र में संचित जो ऊर्जा है, क्योंकि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, तो उस विद्युत ऊर्जा का जो मान है वो यहाँ पर ही होगा। अपने को ज्ञात करना है यहाँ पर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, तो यहाँ पर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, या फिर स्टूडेंट इसे ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं,
विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको अपन स्मॉल u से व्यक्त कर लें तो स्मॉल u बराबर dW/dt। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में किया गया कार्य उसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसे अपन विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा कह रहे हैं, जिसे ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर u बराबर अर्थात एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान इस समीकरण से अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पर इस समीकरण से इसका मान मिल गया अपने को σ²/2 एप्सिलॉन नोड या फिर 1/2 एप्सिलॉन नोड E²। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा है उस संचित ऊर्जा का मान यहाँ पर ये है, और संचित ऊर्जा का जो मान है वो उस आवेशित चालक के पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है, सिग्मा पर निर्भर कर रहा है या फिर उसके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। यदि यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित हो तो माध्यम उपस्थित होने पर माध्यम के लिए इस समीकरण को लिखा जा सकता है स्टूडेंट σ²/2 एप्सिलॉन या फिर 1/2 एप्सिलॉन E²। यदि यहाँ पर इस आवेशित चालक के चारों ओर निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम उपस्थित है तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान ये रहेगा। तो स्टूडेंट ये टॉपिक तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स बनाइए, आप अच्छे से नोट्स प्रत्येक स्टेप को अच्छी तरह समझिए, और फिर भी वो डाउट हो आप तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की क्लास का एक टॉपिक अपन ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, राइट स्टूडेंट। चलो आगे चलते हैं अपन आज की क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा अगला टॉपिक अपन लेते हैं स्टूडेंट साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अर्थात यहाँ पर साबुन का आवेशित अनावेशित कोई भी बुलबुला है, साबुन का कोई भी आवेशित बुलबुला, आवेशित बुलबुले की अपन बात करें तो वो एक आवेशित चालक की भांति व्यवहार करता है, तो उसका संतुलन यहाँ पर किस प्रकार होगा स्टूडेंट, उस संतुलन की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आवेशित साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन के लिए देखो अगला टॉपिक आज की क्लास का एक टॉपिक हुआ। दूसरे टॉपिक की अपन बात करें, इसी में साबुन के टॉपिक का नाम है स्टूडेंट साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन अगला टॉपिक अपना ये स्टूडेंट। आशा करता हूं पिछला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखते इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर टॉपिक पर। टॉपिक अपना साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन का बुलबुला पहले बताया मैंने, एक साबुन का आवेशित बुलबुला होगा, वो एक आवेशित चालक की भांति व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ पर इसके संतुलन की अवस्था में अपने को यहाँ पर इसके लिए कुछ राशियों के मान ज्ञात करने। तो संतुलन अवस्था की बात करें तो संतुलन अवस्था के लिए देखिए अपन साबुन का कोई भी अनावेशित बुलबुला है, मान लो अपने पास। यदि साबुन का कोई अनावेशित बुलबुला है तो उस अनावेशित बुलबुले के अंदर के भाग में वायु भरी होती है, बीच में द्रव की एक पतली परत होती है, फिर बाहर वायु का आवरण होता है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर साबुन का यदि कोई आवेशित बुलबुला है, सबसे पहले अपन अनावेशित बुलबुले की बात करें। मान लो अपने पास ये एक साबुन का बुलबुला है, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर यहाँ पर वायु है, इसके बाहर भी वायु है स्टूडेंट, और यहाँ पर बीच में ये जो पतली परत आपको दिख रही है, ये परत किसकी बनी हुई है स्टूडेंट, ये परत यहाँ पर पानी द्रव की बनी हुई है। समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस साबुन के बुलबुले के अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर की वायु के कारण बाहर की ओर लगने वाला जो दाब है वो इस बुलबुले के, इसके अंदर जो वायु भरी हुई है वो जो वायु है इस बुलबुले के पृष्ठ पर दाब आरोपित कर रही है।
इस दाब का जो मान है वो इस बुलबुले के ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है स्टूडेंट। मतलब साबुन के बुलबुले के अंदर की ओर की वायु का दाब बुलबुले पर बाहरी पृष्ठ पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है स्टूडेंट। समझ गए? तो यहां पर इस स्थिति के अंदर इसे दाब आधिक्य का कारण मतलब दाब में अंदर का दाब ज्यादा है, बाहर का दाब कम है, इस कारण बुलबुले की आकृति ऐसी बनी हुई है। ये बुलबुला अपनी संतुलन अवस्था में माना जा सकता है। इस दाब आधिक्य का कारण है इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही ये दाब आधिक्य है, दाब का अंतर बनता है। यहां पर इस दाब आधिक्य के कारण बाहर की ओर लगने वाले बल का जो मान है वो इस बुलबुले के पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर लगने वाले बल के बराबर होता है इस बुलबुले की संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था यहां पर अनावेशित स्थिति में, अनावेशित स्थिति में, अनावेशित स्थिति में अपन बात करें तो यहां पर वायुमंडलीय दाब के कारण बल किसके बराबर है? पृष्ठ तनाव के कारण बल। वायुमंडलीय दाब के कारण लगने वाला बल और पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला जो बल है ये दोनों बल क्या होंगे? बराबर। सॉरी, वायुमंडलीय दाब नहीं, दाब आधिक्य, दाब में अंतर। अभी मैंने बताया स्टूडेंट यहां पर दाब में अंतर, दाब में कौन सा अंतर कि अंदर की वायु का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिसे अपन दाब आधिक्य कह रहे हैं। तो दाब आधिक्य के कारण बाहर की ओर लगने वाला बल, एक बल बाहर की ओर लग रहा है और एक बल अंदर की ओर लग रहा है, ये पृष्ठ तनाव के कारण लग रहा है और ये इस दाब आधिक्य के कारण उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट। सही है? तो यहां पर दाब आधिक्य के कारण लगने वाला बल, दाब आधिक्य P और क्षेत्रफल गोलाकार बुलबुले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सही है स्टूडेंट? तो P इंटू पाई आर स्क्वायर। P यहां पर स्टूडेंट दाब आधिक्य को दर्शा रहा है, इन दोनों दाबों के अंतर को दर्शा रहा है। क्योंकि यहां पर बाहर का वायुमंडलीय दाब है, अंदर का वायु के दाब, इसमें उपस्थित वायु के कारण दाब है, इन दोनों दाबों के अंतर को अपन दाब आधिक्य कह रहे हैं, जिसको P से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है? तो यहां पर दाब आधिक्य के कारण बल कितना हो गया? P इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर है यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण बल, तो पृष्ठ तनाव T इंटू लंबाई यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, एक अंदर की वायु और दारू के बीच में, एक दूसरा बाहर की वायु और दारू के बीच में। तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होने के कारण यहाँ पर इसमें 2 का गुणा कर दिया स्टूडेंट अपन। सही है? तो यहाँ से अपने को दाब आधिक्य क्या मिल रहा है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर 1 पाई आर से तो 1 पाई आर कैंसिल हो गया स्टूडेंट। सही है? तो यहाँ पर P बराबर अपने क्या मिला? 2 इंटू 2 4 T अपॉन R। सही है? ये यहाँ पर क्या है? दाब आधिक्य। इसका मतलब बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में अंदर वाली वायु के कारण लगने वाला जो दाब है वो 4T अपॉन R से अधिक होता है। उस वायुमंडलीय दाब की तुलना में ये 4T अपॉन R अधिक होगा स्टूडेंट। यहां पर स्मॉल r इस बुलबुले की त्रिज्या मान रहे हैं। सही है स्टूडेंट? T यहां पर इसके पृष्ठ तनाव को दर्शा रहा है। T यहां पर अपने लिया ये क्या है? पृष्ठ तनाव, इस बुलबुले का पृष्ठ तनाव है स्टूडेंट। आगे बात समझे? तो यहां पर इन दोनों दाबों में जो अंतर है वो अंतर यहां पर 4T अपॉन R के तुल्य है। क्लियर आता है? ये बात कर रहे थे पर अनावेशित स्थिति में, समझ गए? अब यहां पर यदि इस बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं अपन, तो बुलबुले के आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने पर क्या होगा? इस बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर लंबवत विद्युत दाब भी उत्पन्न होगा। बाहर की ओर क्या उत्पन्न होगा? इसमें बाहर की ओर विद्युत दाब भी उत्पन्न होगा।
तो यहां पर आवेशित स्थिति में, जिसका अध्ययन अपन यहां पर कर रहे हैं, बुलबुले के आवेशन की स्थिति के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आवेशित, यदि बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने पर इस बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब भी उत्पन्न होगा, अर्थात सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अतिरिक्त दाब और उत्पन्न होगा। तो इस बुलबुले की संतुलन की अवस्था में दाब आधिक्य प्लस इसका जो विद्युत दाब है, ये विद्युत दाब पृष्ठ तनाव के कारण बल को संतुलित करता है, अर्थात दाब आधिक्य P प्लस विद्युत दाब क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन बराबर होगा किसके, 40 अपॉन R। पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न बल, अतिरिक्त जो बल लग रहा है वो यहाँ पर ये मिल रहा है। तो यहाँ से दाब आधिक्य अपने को क्या मिल गया, दाब आधिक्य P बराबर अपने को मिल गया 4T अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेशन की स्थिति के अंतर्गत अपन ये देख रहे हैं कि इसमें एक अतिरिक्त दाब और उत्पन्न हो रहा है। दाब आधिक्य बाहर की ओर लगने वाला दाब था, तो बाहर की ओर एक दाब और उत्पन्न हो गया, जिसे अपन विद्युत दाब कह रहे हैं। ये विद्युत दाब कब मिल रहा है, ये विद्युत दाब उस स्थिति में है जब बुलबुले को आवेशित किया जा रहा है। आवेशन की स्थिति में ये विद्युत दाब और उत्पन्न हो जाता है, तो दाब आधिक्य के अतिरिक्त ये विद्युत दाब और लग गया, तो यहां से दाब आधिक्य अपने को ये मिल गया। अब यदि अपन इस बुलबुले को और आवेशित करते हैं और आवेशन की स्थिति में और अधिक आवेशन की स्थिति में, आवेश की मात्रा यदि अपन और अधिक बढ़ाते हैं तो आवेशन की मात्रा और अधिक बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर इसका जो दाब आधिक्य है वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आवेश की मात्रा बढ़ाने पर ये बुलबुला एक निश्चित स्थिति में आकर फट जाएगा, मतलब फूट जाएगा बुलबुला अपनी स्थिति में, संतुलन स्थिति में नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर और अधिक यदि अपन आवेशित करते हैं बुलबुले को, तो और अधिक आवेशन की स्थिति में बुलबुले का दाब आधिक्य, एक स्थिति ऐसी मिलेगी जहां पर दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, दाब आधिक्य का मान 0 हो जाएगा, अर्थात बुलबुला फूट जाएगा। एक स्थिति अपने को ये मिलेगी। तो यहां पर संतुलन की स्थिति के अंतर्गत दाब आधिक्य यदि 0 होता है 4T अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 मिल रहा है। सही है। तो यहां से 4T अपॉन R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सबसे पहले अपन ज्ञात करें बुलबुले की त्रिज्या। बुलबुले की त्रिज्या इस समीकरण से देखो यहाँ पर स्टूडेंट, बुलबुले की त्रिज्या अपने को क्या मिल जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट को 4T से गुणा करें तो 8T एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर। बुलबुले की त्रिज्या अपने को ये मिल रही है यहाँ पर इस समीकरण से देखो, स्मॉल r, बुलबुले की त्रिज्या का मान अपने को ये मिल जाएगा। और यहाँ पर त्रिज्या का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, पृष्ठ तनाव और उसके आवेश की मात्रा अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें, पृष्ठ आवेश घनत्व, दूसरी बात इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व निकालें तो इसी समीकरण से सिग्मा स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर मिल जाएगा अपने को 8T एप्सिलॉन नॉट, यहां से भी देख सकते हो, अपॉन R। इसका मतलब सिग्मा बराबर अपने को क्या मिल गया, अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। सिग्मा बराबर अपने को मिल रहा है अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो बुलबुले पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उस पृष्ठ आवेश घनत्व की मात्रा ये है। तीसरी स्थिति इसमें और ज्ञात की जाए, बुलबुले पर आवेश, आवेश कितना होगा वो ज्ञात करें तो Q बराबर सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा के अनुसार सिग्मा बराबर आवेश बटे हुए क्षेत्रफल
तो यहाँ पर आवेश बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा का मान यहाँ पर पुट किया जाए स्टूडेंट 8 टी एप्सिलॉन नॉट बटे हुए आर का अंडर रूट मिल रहा है इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। सही है। इस 4 पाई को तो अलग कर लिया अपन ने, मैं यहाँ पर इस स्टेप में दर्शा रहा हूँ इसको। 4 पाई को तो अपन ने अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर इस अंडर के अंदर ले लो। अंडर के अंदर यदि आर स्क्वायर को लेंगे तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4 बटे में एक आर आ रहा है, एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बच गया स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर बच गया यहाँ पर क्या 8 टी एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पर बुलबुले पर उपस्थित आवेश की मात्रा ये रहेगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की क्लास का एक टॉपिक और साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन की स्थिति के अंतर्गत बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व और बुलबुले के आवेश की मात्रा, उस पर कितना आवेश को आवेशित किया जा रहा है उस आवेश की मात्रा अपन ने ज्ञात की। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स और तैयार कीजिए। इसके साथ ही अपना जो चैप्टर था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग वो इस टॉपिक के साथ में पूरा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक लेसन अपना और यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस साबुन के आवेशित बुलबुले पर आधारित एक क्वेश्चंस की ओर बात कर ले अपन। न्यूमेरिकल यहाँ पर साथ में देख रहे हैं अपन, प्रत्येक टॉपिक के लिए साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल अपन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट हो स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर इसी टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूं मैं। टॉपिक था साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण ही है। एक आवेशित बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक साबुन का आवेशित बुलबुला है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपने को दिया हुआ 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके साथ ही बुलबुले का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले का पृष्ठ तनाव भी अपने को दिया हुआ 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर। तो ज्ञात करना अपने को क्या, बुलबुले की त्रिज्या क्या है, बुलबुले की त्रिज्या कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है। एक साबुन का आवेशित बुलबुला जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपने को दिया हुआ है, उसका पृष्ठ तनाव अपने को दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या का आकलन करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया अपने को एक तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 2.96 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं 2.96 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सही है स्टूडेंट। इसके साथ ही अपने को दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, टी का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर। याद क्या करना है, स्मॉल आर का मान। स्मॉल आर क्या है, बुलबुले की त्रिज्या, और वो कितनी है उसका समीकरण अभी अपन ने ज्ञात किया है 8 टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज अपने को दी हुई है यहाँ पर, इन वैल्यूज को पुट करो इसमें। तो 8 गुणा टी का मान 4 गुणा 10⁻⁴ एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 बटे में सिग्मा का मान 2.96 गुणा 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से इसको सॉल्व करें तो लगभग अपने को इसका मान मिलता है 0.32 मीटर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2.96 का स्क्वायर लगभग इससे कैंसिल हो जाएगा। घात को कैलकुलेट करेंगे
8 चौक 32 तो लगभग 0.32 मीटर के रूप में अपने को इस बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात होगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन ने दो टॉपिक्स क्लियर किए हैं। दो टॉपिक्स कौन से हैं? एक अपन ने ज्ञात किया है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, और दूसरा अपन ने पढ़ा है सबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन की स्थिति में उसकी त्रिज्या, उसके पृष्ठ आवेश घनत्व का मान। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसके साथ स्टूडेंट हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।